हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रीलिम्स वाला मॉडर्न हिस्ट्री के Q&A बैंक की सीरीज़ को। यहाँ पे हमने हिस्ट्री में 1857 रिवोल्ट कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोग इसका लास्ट चैप्टर है फेमस पर्सनालिटी, उसको देख रहे थे। इसके 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं एंड दिस इज़ द 11th क्वेश्चन दैट वी विल बी कवरिंग। 10 क्वेश्चन करके हम लोग चीज़ें कवर कर लेंगे। थोड़ा सा टॉपिक के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो सीधा आंसर के साथ साथ हम उससे रिलेटेड और भी डिटेल देखते हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, जिस वजह से मैं कुछ ही क्वेश्चन आपके कवर 10 क्वेश्चन के फॉर्म में इसको कवर कर रही हूँ। बट वी विल ट्राई कि जल्द से जल्द हम इसको पूरा कवर अप कर लें और मैक्सिमम बेनिफिट आप इस सीरीज़ का ले पाएँ। इंडियन इकोनॉमी की विद रिगार्ड टू दिस सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है। इफ़ यू वांट मी टू कवर मोर एंड मोर सब्जेक्ट विद रिगार्ड, मतलब इस मैगजीन से आप चाहते हैं मैं और भी सब्जेक्ट और उसके MCQ कवर करूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट उससे पहले मेरा एक सजेशन है कि आप लोग पहले PYQ ज़रूर सॉल्व करें। अगर किसी ने PYQ सॉल्व नहीं करे हैं तो पहले आप PYQ पे फोकस करें एंड देन ओनली कम टू द प्रैक्टिस MCQs, मतलब MCQ की प्रैक्टिस पे उसके बाद आप लोग शिफ्ट करें। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक पर्सन के बारे में आपको हिंट दिया गया और पूछा है कि बताइए इन चारों में से वो पर्सन कौन है। सो ही बिलीव दैट फॉस्टरिंग क्रिएटिव लर्निंग रिक्वायर्ड अ नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर आपको क्रिएटिव लर्निंग चाहिए तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, जिसके चक्कर में इन्होंने यहाँ पे अराउंड कैलकाटा से 150 किलोमीटर दूर एक जो है स्कूल इस्टेब्लिश किया रूरल लैंडस्केप के आसपास। ही सॉ इट एन एडॉब ऑफ पीस वी आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, मतलब आप नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे तो जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नेचुरल क्रिएटिविटी अपने में अडेप्ट कर पाएंगे। तो देखिए पहले डायरेक्ट आंसर पे बात कर लेते हैं कि कैलकाटा के नियर बाय जो स्कूल इस्टेब्लिश करने वाले पर्सन थे वो थे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन नाम का एक आश्रम भी आप कह सकते हो, एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था। राइट, वो क्रिएटिव एजुकेशन की बात करते थे। क्रिएटिव एजुकेशन स्टूडेंट जो है वो इसी तरीके से सीख सकता है। अब इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है हमारा नेशनल एंथम, राइट, और 2 कंट्री का नेशनल एंथम इन्होंने एक तरीके से कंपोज किया, एक तो जनगण मन हमारा एंड देन अमर बंगला जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था लेटर ऑन। अब अगर मैं बात करूँ रविंद्रनाथ टैगोर की तो ये पहले इंडियन और फर्स्ट इंडियन नहीं, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, मतलब यूरोप के बाहर के फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने थे टू गेट द नोबेल प्राइज़। राइट, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट द नोबेल प्राइज़। और ये नोबेल प्राइज़ इनको मिला था किस फील्ड में? लिटरेचर फील्ड में। राइट, लिटरेचर फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और इनकी एक फेमस बुक भी है दैट इज़ गीतांजलि। अगर इनके पेन नेम की बात की जाए तो इनका पेन नेम है गुरुदेव। पेन नेम मीन्स किस नाम से मेजरली इनकी राइटिंग होती थी, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। इनका पेन नेम गुरुदेव है। और उसके बाद अगर आपसे बात की जाए इन्होंने फाउंड किया था, अगर इस तरीके की कभी स्टेटमेंट आ जाए कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की है, सो विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी किसने फाउंड की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिशमेंट की। कुछ मेजर चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पूरा 100% इनकी बायोग्राफी तो नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी इन्होंने फॉर्म जो है वो की है। तो ये कुछ फैक्ट इनके रिगार्डिंग याद रखने, किसी भी तरीके से अगर आपसे इनका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, एकला चलो रे वगैरह सॉन्ग भी जो है वो इन्होंने कंपोज़ किया है। एकला चलो रे सॉन्ग का कंपोजिशन पूछा जाए। गीतांजलि का मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे मैगजीन इनकी है। नोबेल प्राइज़ इनको 1913 में लिटरेचर में मिला है, ये भी हमने देख लिया। राइट, इनकी जो पोइट्री वगैरह का जो इंक्लूजन है वो सारा हमें गीतांजलि बुक में देखने को मिलता है। चलिए, इनकी नावल की अगर हम बात करें तो चोखर बाली करके इनकी एक नावल है। काफ़ी ऐसे तो राइटिंग देखो इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, लेकिन इनकी चोखर बाली करके और मेजर आपके जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे उसमें भी ये काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। राइट, इनकी जो है आपकी आइडियोलॉजी एजुकेशन को लेके बात करें तो मैंने बताया क्रिएटिव एजुकेशन विद द कनेक्टिविटी और हार्मनी विद द नेचर को लेके ये फोकस करके चलते थे। तो ये हमने देख लिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। मेंस में भी इनका देखिए 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर के रिगार्डिंग मेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, बट अभी हम प्रीलिम सेंट्रिक देख रहे हैं चीज़ें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अमंग द फ्लाइंग पर्सनैलिटी वाज नोन एज लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार किसे बोला जाता था? देखिए पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो हम सीधा आंसर देखते हैं। द आंसर इज़ राम स्वरूप देवी। लक्ष्मीबाई ऑफ बिहार बोला जाता था
राम स्वरूप देवी को। राम स्वरूप देवी जो है ना, ये 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में लिया है तो गांधी जी की आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा ये रिलेट कर पाती थी। बहुत कम एज में इनकी शादी हो गई थी और उसके बाद इनके हस्बैंड को जब अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद ये जो फ्रीडम स्ट्रगल और इनके जो मूवमेंट थे उसमें ये काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गई थी, जिसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट एक मूवमेंट था। और उसके बाद ये आगे चल के बिहार की जो है फर्स्ट वुमेन बनी टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली इलेक्शन। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब एक और पर्सन के बारे में यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। ही जस्ट वेट, चलिए एक और पर्सन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन? ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम फर्गसन कॉलेज एंड वाज अ रिसिपिएंट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा फेलोशिप इन एमिली। ये कॉलेज का नाम सुनते ही अगर आपने थोड़ा बहुत इनके बारे में देखा है तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय मिजनीज आइडियाज़। ये हम देखेंगे अभी क्या कौन किसके बारे में बात की गई है। उनके आइडिया से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। एंड ही फाउंडेड द फ्री इंडियन सोसाइटी टू रैली अप द पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। फ्री इंडियन सोसाइटी इज़ द कैच, मैजनी आइडियाज़ इज़ द कैच, फर्गसन कॉलेज इज़ द कैच। अगर अब तक समझ गए हैं देन वेल एंड गुड। यहाँ वैसे तो देखिए डायरेक्टली आंसर लिखा है, आपको समझना दिमाग लगाना कुछ अभी है नहीं यहाँ पे, बट द आंसर इज़ वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब इनके बारे में हम और भी फैक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ के इतनी चीज़ें तो आपके दिमाग में आ गई, फर्गसन कॉलेज, फ्री इंडियन सोसाइटी। अब हम देख लेते हैं। देखिए इनका जन्म जो है वो अराउंड 1883 में नासिक में हुआ, मतलब महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है वहाँ लोकली एजुकेशन ली, पहले तो वहीं शिवाजी हाई स्कूल से, उसके बाद पुणे में ये फर्गसन कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। ये चीज़ भी अभी माइंड में बिठा लीजिए जिसको नहीं पता है। और उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए थे लॉ पढ़ने के लिए। ग्रेस इन्स लॉ कॉलेज में, ग्रेस इन्स लॉ कॉलेज में ये पढ़ाई करने, लॉ की पढ़ाई करने ये इंग्लैंड चले गए। राइट। ये फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, सोशल रिफॉर्मर की यहाँ पे बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, 1857 रिवोल्ट में मैंने आपको बताया था, इन्होंने 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा। इन्होंने कहा। देखिए ये चीज़ आपको पता भी होगी कि 1948 में इन पे चार्ज भी लगा था, इन पे एक कॉन्स्पिरेसी का चार्ज भी लगा था कि महात्मा गांधी के असैसिनेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि कोई प्रूव नहीं मिला था तो उनको कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ इनके बारे में ध्यान रखनी है। प्लस इन्होंने यहाँ पे देखिए अपनी यंग एज में ये आपके जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाल बाल पाल, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। इन्होंने यहाँ पे एक ग्रुप भी फॉर्म किया था 1899 में। इन्होंने फाउंड करा मित्र मेला, याद रखना है इसका नाम। इन्होंने फॉर्म करा मित्र मेला, जो कि कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात करता था कि अपने पॉलिटिकल डिसीजन के लिए हम लोग कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। बाद में इसका नेम चेंज होके हो गया था अभिनव भारत। तो ये दो नाम आपको याद रखने। वैसे तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। मित्र मेला एंड अभिनव भारत किससे एसोसिएटेड हैं? ये एसोसिएटेड है वीडी सावरकर से। अब ये जो एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी ना, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, रिजेंबल करती थी यंग इटली नाम की एसोसिएशन से, जो कि मेज़नी की जो आइडियोलॉजी थी उससे लिंक करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, मैंने बताया ना, मेज़नी की आइडियोलॉजी से। प्लस इन्होंने फ्री इंडियन सोसाइटी भी फॉर्म की थी लंदन में, वो हमें क्वेश्चन में हिंट दिया था। लंदन में 1906 में, आप अपने पास ये सारे पॉइंट एक जगह लिख सकते हो। लंदन में 1906 में इन्होंने फ्री इंडियन सोसाइटी भी जो है वो फॉर्म की थी। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। डन? राइट। इतनी हमें बेसिक चीज़ें इनके बारे में यहाँ पे याद रखनी है। आगे देखते हैं। चलिए फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following was a leader of the peasant movement who argued that word minorities must be interpreted in economic terms? minorities की जब आप बात करते हो ना तो आपको इकोनॉमी को बेस में रख के बात करना चाहिए। जो आप मार्जिनलाइज सेक्शन कैटेगराइज करते हो तो यू शुड कीप इन माइंड द इकोनॉमिक सेक्टर। तो यहाँ पे आंसर है एन.जी. रांगा। एन.जी. रांगा ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा है, काफ़ी टाइम जेल भी गए हैं उसके चक्कर में। 1920 में ये इंग्लैंड गए थे।
1920 में इंग्लैंड गए थे ICS ऑफिसर बनने, राइट, लेकिन गांधी जी मतलब नहीं हो पाया था वो। इन्होंने अपनी हायर स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स में करी थी, और इन्होंने जो है वो रिसर्च, जो इनका टॉपिक था वो था द इकोनॉमिक्स ऑफ हैंडलूम। इनका जो रिसर्च का टॉपिक था वो था द इकोनॉमिक्स ऑफ हैंडलूम, ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ हैंडलूम इनका रिसर्च का टॉपिक था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या करी थी, रिसर्च करी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनका जो है वो रिसर्च रहा था। इतना ही काफ़ी है। अभी हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। गांधीयन आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे ये, ठीक है, और किसानों को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि जो माइनॉरिटीज़ है वो किस बेसिस पे डिसाइड की जानी चाहिए, वो इकोनॉमिक टर्म पे डिसाइड की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगेन एक पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, जो पढ़ के आपको गेस करना है। इंडिया हैज़ बीन ब्लेड बाय फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल एंड इज़ टुडे लाइंग प्रोस्ट्रेट at its feet. Militarism and imperialism are the ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब ये कैपिटलिज्म को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से मिलिट्रिज्म और इम्पीरियलिज्म जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये दे आर 1 in 3 and 3 in 1, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो किसने बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप मेंशन किया बिटवीन कैपिटलिज्म, मिलिट्रिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। देयर शेडो, देयर फ्रूट एंड देयर बार्क आर ऑल पॉइजनस। इनकी सारी चीज़ें ख़राब हैं। इनकी मिलिट्रिज्म, कैपिटलिज्म, इम्पीरियलिज्म की अगर छाया पड़ जाए, इनका जो रिजल्ट आ रहा है ये पूरी तरीके से यहाँ पे ख़राब है, पॉइजनस है, ये जहरीली है हमारे लिए। इट इज़ ओनली लेटली दैट एन एंटीडोट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। इसका एंटीडोट जो है वो क्या है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज लेबर। ऑर्गेनाइज लेबर जो है वही एक इसका एंटीडोट है जो इसके लिए वर्क कर सकता है। तो ये जो बात थी इनके बीच में, जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था वो किया था लाला लाजपत राय ने। अब ये तो समझ में आ गया, इतनी बातें लाला लाजपत राय ने करी, ये आप लोग देख लेंगे, राइट, इतनी बातें लाला लाजपत राय ने करी हैं, हम देख लेंगे। लेकिन लाला लाजपत राय के बारे में थोड़े से और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय की डेथ की रीज़न हम सबको पता है, राइट। साइमन कमीशन का जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाठी चार्ज में इनकी क्या हो गई थी, लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो 3 का ट्रायो बोला जाता है, दैट इज़ लाल, बाल एंड पाल, उस ट्रायो में ये इंक्लूडेड थे लाला लाजपत राय, राइट, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। साइमन गो बैक वगैरह के नारे लगाए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करा था साइमन कमीशन में, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। लाला लाजपत राय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अब 1-2 चीज़ें हम लोग और देखेंगे। अच्छा, प्रीलिम्स 2018 में एक बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। ही रोट, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ही रोट बायोग्राफी ऑफ मेजनी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। अमेरिका में रहे कुछ टाइम के लिए और उसके बाद जो थे ये सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए। तो ये पर्सन कौन है, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू एंड लाला लाजपत राय वाज द ऑप्शन, राइट। तो इस केस में ऑप्शन हो जाएगा क्या, लाला लाजपत राय, राइट। अब इन्होंने जो DAV कॉलेज की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो कि की गई थी महात्मा हंसराज के द्वारा, उसमें भी इन्होंने यहाँ पे हेल्प की थी। फॉर्म नहीं किया था बट हेल्प की थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है, देखिए 1920 में ना INC का एक स्पेशल सेशन हुआ था। एक तो ईयरली डायरेक्टली वो एट द एंड ऑफ द ईयर मिलते ही थे, बट INC का एक स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में, जिसे इन्होंने प्रिसाइड करा। वो कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में, ये ध्यान रखना। 1920 का INC का स्पेशल सेशन जो कि कैलकाटा में हुआ था, उसे भी इन्होंने प्रिसाइड करा था। क्लियर, चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन देख ली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एंड नेचुरल फिलोसफी बिफोर टर्निंग टू पॉलिटिक्स में आने से पहले। पॉलिटिक्स एंड अ कैरियर इन कॉमर्स दैट टुक हिम टू इंग्लैंड। वहाँ से इंग्लैंड गए, इसका कैरियर स्टैब्लिश, कॉमर्स में जो इन्होंने पढ़ाई की थी, करियर जो स्टैब्लिश करा था उसके लिए इंग्लैंड गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी काफ़ी लाइफ बिताई। 1892 में ही वॉज इलेक्टेड लिबरल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर सेंट्रल फिन्सबरी लंदन। He is known for his unfavorable opinion of the economic consequences of British rule। मतलब ब्रिटिशर का जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ रहा था उसके लिए नेगेटिवली ये बातें कर रहे थे। ये रॉयल कमीशन के मेंबर भी थे ऑन द इंडियन एक्सपेंडिचर इन 1885, 1886, 1893 एंड 1906 में ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं INC के एनुअल सेशन पे। जो INC एट द एंड ऑफ द ईयर मिलती थी, तो वहाँ पर ये उसके क्या रहे हैं, वहाँ पर ये उसके INC उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राइट।
तो अब यहाँ पे क्या नाम आ गया हमारे पास, द आंसर इज, आंसर पे बात कर लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड हम और भी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। सो द आंसर टू दिस इज़ दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या है हमारे पास, आंसर है दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने एक आपकी ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ थ्योरी भी दी है, और बातें तो उनके बारे में करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप जान लीजिए, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने दी है, जिसमें ये ब्रिटिशर की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करते थे और क्लियर कट कहते थे इंडिया की जो वेल्थ है वो ड्रेन में जा रही है, ड्रेन में बह रही है मतलब अब ब्रिटेन में जा रही है। ब्रिटिशर जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो है वो फॉलो करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया मतलब क्वेश्चन में हिंट था ना कि इन्होंने 1886 का सेशन प्रिसाइड करा है, 1893 का सेशन प्रिसाइड करा है, 1906 का सेशन प्रिसाइड करा है। तो ये 1886 का सेशन हुआ था कैलकाटा में, ये 1893 का सेशन हुआ था लाहौर में, एंड 1906 का सेशन जो है वो भी हुआ था कहाँ, कैलकाटा में, राइट। तो ये 2 सेशन कैलकाटा के और 1 सेशन लाहौर का इन्होंने प्रिसाइड किया है। ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी है, जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे थे। इनकी बहुत फेमस बुक जो याद रखनी ज़रूरी है, ऑप्शन में आएगी कभी तो पता होना चाहिए, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में ये बुक पब्लिश की थी, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। अगर इस तरीके की बुक का नेम आता है तो ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ थ्योरी दी है, और बुक जो है वो किस में पब्लिश किया था, ये पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने पब्लिश किया है। अपॉइंट किया गया था इन्हें रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर में 1895 में, क्वेश्चन में ही मेंशन है। क्लियर। सो कुछ बेसिक चीज़ें हमने इनके बारे में भी देख ली हैं। आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपकी कुछ पर्सनालिटी दी हैं और यहाँ पे आगे ना कुछ कॉन्स्पिरेसी दी है, मतलब कुछ इंसिडेंट दिए हैं, तो आपको बताना है कि ये पर्सन किस किस इंसिडेंट से एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है सूर्य सेन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, नेक्स्ट दिया गया है आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो था वो ट्रेन रॉबरी का केस था, राइट। वो ट्रेन रॉबरी का केस था जहाँ पे आपने बेसिकली क्या करा था, 1925 में, अगस्त 1925 में, काकोरी एक प्लेस है उत्तर प्रदेश के पास, वहाँ पे आपने एक ट्रेन जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी जा रही थी उसको लूटा था। तो इसमें जो पर्सन थे ना वो इन्वॉल्व थे, वो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान वगैरह इन्वॉल्व थे। सूर्य सेन इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। सूर्य सेन जो थे वो चित्तगोंग आर्मी रेड में इन्वॉल्व थे, तो ये गलत मैच है। फिर आपका नेक्स्ट आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का एक मूवमेंट था जो कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से रिलेटेड है, जिसमें आपने क्या करा था, सॉन्डर्स पे अटैक करने की यहाँ पे बात, मतलब जो लाला लाजपत राय की डेथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे उन पे अटैक से रिलेटेड ये जो है ये मूवमेंट था। सॉन्डर्स, अभी मैंने बताया लाठीचार्ज हुई थी लाला लाजपत राय पे, सैमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनकी डेथ का रिवेंज लेने के लिए मूवमेंट था। तो बिल्कुल भगत सिंह इन्वॉल्व थे इसमें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। अगला है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें नाम लिखा है रास बिहारी बोस का। तो देखिए दिल्ली लाहौर, ये जब दिल्ली दरबार लगा था, कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की जा रही थी, उस टाइम पे यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग पे अटैक की बात की गई थी, उन्हें असैसिनेट करने की बात की गई थी 1912 में। तो ये मूवमेंट उससे रिलेटेड है और बिल्कुल रास बिहारी बोस वॉज द पर्सन बिहाइंड दिस। डन। अब उसने पूछा है कि इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए 2 और 3 तो करेक्टली मैच है, ये फर्स्ट वाला करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1 पेयर करेक्टली मैच नहीं है। अगर वो पूछता कितने करेक्टली मैच है तो हम बोलते कि 2 पेयर करेक्टली मैच हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लेट्स मूव फर्दर। चलिए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। अब इनके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट है। अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, जनरली आप लोग डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, तो ये क्वेश्चन है जिसमें हम सीख सकते हैं, कुछ बातें मेन देख सकते हैं इनके बारे में। तो ही रोड भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न बुक। तो बिल्कुल ये बुक थी इंडियाज़ अनटचेबिलिटी क्वेश्चन। इन्होंने अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग काम करा है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट ये काम कर रहे थे, वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लास लोगों के साथ जो इंजस्टिस हो रही थी उसके लिए काम कर रहे थे। तो इन्होंने ये बुक लिखी है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, राइट, अनयूजुअल है तो पढ़ लेते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक रिफॉर्मर थे। इन्होंने ये बुक भी लिखी है जो 1933 में पब्लिश हुई। ये अपनी राइटिंग के थ्रू कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को, और जो वुमेन्स और डिप्रेस क्लास के अगेंस्ट इनजस्टिस होती है उसको ये अपोज करते थे।
स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं 1980 से 1920 के बीच में ये जो थे, ये इंडिया की अनटचेबिलिटी की रिमूवल कॉन्फ्रेंस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटेंड की थी, विच वॉज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इन्होंने मतलब 1930 में महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया था, और जिसके बाद इनको 6 महीने के लिए जेल में भी रहना पड़ा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी 1905 में। कौन कौन किसने इस्टेब्लिश की? तो यहाँ पे हमारा आंसर है बीकाजी कामा, SR राणा और MB गोदरेज। ये 3 पर्सन थे वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेरिस इंडियन सोसाइटी। अभी जो पेरिस इंडियन सोसाइटी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी ना, ये जो होम रूल सोसाइटी थी उसी की एक तरीके से ब्रांच थी। जो होम रूल सोसाइटी लंदन में इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ये उसी की जो है वो एक ब्रांच कंसीडर की जाती है। तो होम रूल सोसाइटी भी पूछा जाए देन ऑल्सो द आंसर इज़ मैडम बीकाजी कामा। अब इनके बारे में ना और भी चीज़ें यहाँ कुछ कुछ बताई गई हैं। तो मैडम बीकाजी कामा के बारे में, मतलब जो ये मूवमेंट लीड कर रही थी अलग अलग प्लेसेस पे, तो मैडम बीकाजी कामा एक प्रोमिनेंट लीडर थी जो बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फ्रांस में कंडक्ट कर रही थी, जिसमें वंदे मातरम जर्नल होती है एक मैगजीन, तो इन्होंने वंदे मातरम जर्नल भी पब्लिश की। पेरिस इंडियन सोसाइटी ने, आपसे पूछ सकता है किसने पब्लिश की? पेरिस इंडियन सोसाइटी ने एक वंदे मातरम जर्नल मैगजीन पब्लिश की, राइट। ये यहाँ पे लाला हरदयाल इसके एडिटर रहे थे। फंडिंग ऑफ तलवार जनरल एक और जनरल का नाम है। तो यहाँ पे मैडम कामा ने फंडिंग प्रोवाइड करी थी वीरेंद्र चट्टोपाध्याय को, एक और जनरल जो किस नाम से, रिवोल्यूशनरी जनरल था, जनरल तलवार नाम से निकालने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंडियन फ्लैग इन्होंने डिज़ाइन करा 3 अगस्त 1907 को इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी जर्मनी में। तो यहाँ पे मैडम ने फर्स्ट टाइम जो है वो फ्लैग रेज करा, फ्लैग डिज़ाइन करा था। किस किस ने? मैडम कामा ने, वीर सावरकर ने, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने, इन लोगों ने आपका फ्लैग डिज़ाइन करा था। अब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन 2 बार रीड कर लेना ताकि कुछ इस तरीके कुछ भी पॉइंट आ जाए। पॉसिबिलिटी है वंदे मातरम जनरल को लेके आ जाए, तो लाला हरदयाल एडिटर थे, तलवार जनरल वीरेंद्र चट्टोपाध्याय एसोसिएटेड थे, पेरिस इंडियन सोसाइटी एसोसिएटेड है, मैडम कामा इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड है, राइट। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा गया, गो गेट एजुकेशन फेमस पोएम है रिटन बाय। तो ये जो पोएम है ये इट इज़ रिटन बाय सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले वाइफ थी ज्योतिबा फुले की। इन लोगों ने मिलके एक सोसाइटी भी बनाई थी, दैट इज़ सत्य शोधक समाज, राइट। इन लोगों ने मिलके एक सोसाइटी भी बनाई थी, ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी, सत्य शोधक समाज, राइट। जो आपके ज्योतिबा फुले थे वो समाज में मतलब सोसाइटी में जो बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए काम कर रहे थे। सावित्री बाई फुले ने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ये फर्स्ट वुमेन टीचर भी रही हैं। देखिए आफ्टर द मैरिज इनको इनके हस्बैंड ने, ज्योतिबा फुले ने ही इनको भी स्टडी में प्रमोट किया था, और इनको बहुत क्रिटिसिज्म और बहुत हार्श जो सिचुएशन थी वो फेस करनी पड़ी थी बाय द पीपल, बिकॉज वुमेन एजुकेशन वॉज नॉट कॉमन एट दैट टाइम। तो शी वॉज फोकसिंग कि वुमेन एजुकेटेड हों, और उनके लिए इन्होंने पहला फीमेल स्कूल भी खोला था पुणे में, राइट। और फर्स्ट फीमेल टीचर भी ये रही हैं, राइट। खुद ये एक बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करती थी, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इन्हें भी झेलना जो है वो पड़ा था इसके रिगार्डिंग। तो गो गेट एजुकेशन जो है वो इनकी एक फेमस पोएम है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से फर्दर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके कुछ मतलब आप देख रहे हो कि डिस्कस थोड़ा थोड़ा करने में भी टाइम लग जा रहा है, क्योंकि चीज़ों पे बात करनी पड़ रही है। तो ये वाला चैप्टर अगले में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर फेमस पर्सनालिटी एंड 1857 रिवोल्ट खत्म हो गया। इसके बाद कौन सा चैप्टर मुझे कवर कराना चाहिए, इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक चैप्टर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि जो आप लोगों के कमेंट आएंगे उसको मैं पहले पिक करूँ, और अदरवाइज़ फिर हम रिवर्स वे में चलेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।